बोइंग 787 के क्रैश के बाद अब अथॉरिटीज लाशों की पहचान में जुट गई हैं। अब ऐसे केसेस में कितना मुश्किल होता है डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई करना और ये कैसे किया जाता है, यही बताएंगे हम आज के इस न्यूज रिपोर्ट में। आइडेंटिफिकेशन का जो सबसे बेसिक तरीका होता है वो है डीएनए एनालिसिस। इसके लिए विक्टिम के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके डीएनए सैंपल्स लिए जाते हैं। अब डीएनए एनालिसिस में भी कई तरीके होते हैं, वो समझने के पहले सबसे पहले समझते हैं कि डीएनए सैंपल्स ऐसे केसेस में लिए कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि हर एक इंडिविजुअल का यूनिक डीएनए होता है और ये डीएनए 50% तक फैमिली मेंबर्स के डीएनए से मैच भी करता है। लेकिन डीएनए की एक लाइफ होती है, जैसे ही किसी की डेथ होती है डीएनए डिग्रेड करने लगता है और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे डीएनए आइडेंटिफाई करना और मुश्किल होता चला जाता है। अब डीएनए सैंपल किस स्पीड से डिग्रेड होगा ये डिपेंड करता है कि बॉडी के किस टिश्यू से डीएनए सैंपल लिया गया है, प्लस जिस बॉडी का डीएनए सैंपल लिया गया है वो बॉडी कैसी कंडीशंस में थी। ज्यादातर बोला जाता है कि अगर डीएनए एनालिसिस करके बॉडी का पता लगाना है तो डेड बॉडी से डीएनए सैंपल जल्द से जल्द लेना चाहिए, प्लस डीएनए कोल्ड और ड्राई कंडीशंस में ज्यादा सरवाइव करता है इन कंपैरिजन टू हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस। डीएनए सैंपल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसे किसी ठंडी जगह रखना होता है। आइडियली -20 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करना बेस्ट माना जाता है। कई बार 95% इथेनॉल में भी उसे प्रिजर्व करके रखा जाता है। डीएनए किस टिश्यू से लिया गया है वो भी काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर डीएनए बोन्स या टीथ से लिया गया है तो वो ज्यादा दिन तक रखा जा सकता है। ये तो हमने बात की कि डीएनए सैंपल कैसे लिया जाता है। अब ये कैसे पता लगाया जाए कि ये डीएनए किसका है, उसके लिए लिए गए डीएनए सैंपल को परिवार के बाकी मेंबर्स के डीएनए सैंपल से मैच किया जाता है। यूजुअली फैमिली मेंबर्स का डीएनए 50% तक मैच कर ही जाता है। अब लिए गए डीएनए को मैच कराना या यूं कहें कि उसके एनालिसिस के कई तरीके होते हैं, जैसे कि शॉर्ट टैंडम रिपीट STR एनालिसिस, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस, वाई क्रोमोसोम एनालिसिस, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म SNPs एनालिसिस। इन सभी में से सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि SNPs एनालिसिस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब विक्टिम की बॉडी का डीएनए काफी हद तक डिग्रेड हो चुका हो, जबकि वाई क्रोमोसोम एनालिसिस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब विक्टिम का कोई क्लोज रिलेटिव ना हो। तो ऐसे केस में पैटर्नल साइड से लाइक पैटर्नल कजन्स या पैटर्नल अंकल्स के डीएनए का इस्तेमाल किया जाता है। डीएनए एनालिसिस के लिए ही प्लेन क्रैश या ऐसे किसी और डिजास्टर में बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए कई बार कुछ अलग टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, लाइक बोन रिकॉर्ड्स और टीथ रिकॉर्ड्स। हाथ या प्यूबिक बोन के एक्सरे से भी कई बार विक्टिम की एज, जेंडर और हाइट जैसी डिटेल्स पता लगाई जा सकती हैं। जैसे अगर हम टीथ की बात करें तो ऐसे एयर क्रैशेस में टीथ ऐसी चीज है जो बच ही जाती है। टीथ के बेसिस पर अगर विक्टिम आइडेंटिफाई करना है तो देखा जाता है कि क्या टीथ में गैप है या क्या कोई रूट कनाल हुआ है। इससे बेसिक जानकारियां मिल सकती हैं। इसके अलावा बोन को क्रश करके पाउडर में बदलने के बाद और टीथ को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने के बाद भी डीएनए एनालिसिस किया जा सकता है। हाल ही में हुए प्लेन क्रैश जैसी घटनाओं में जहां बॉडी पूरी तरह डिसफिगर हो जाती है, इन केसेस में डीएनए सैंपलिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे केसेस में विक्टिम्स की पूरी बॉडी मिलना तो नामुमकिन है, तो ऐसी कंडीशन में जो कुछ भी मिलता है वही फैमिली मेंबर्स को डेथ सर्टिफिकेट के साथ दे दिया जाता है। अब अगर हाल ही में हुए अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बारे में बात करें तो यहाँ बॉडीज को आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए सैंपलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको यहाँ पर एक बात बता दें कि 9/11 के बाद अथॉरिटीज को करीब 10 महीने का वक्त लगा था करीब 3000 विक्टिम्स के सैंपल्स को कलेक्ट करने में। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, एयर इंडिया प्लेन क्रैश जिसमें 270 लोगों की जान गई है, उसमें अभी तक 87 विक्टिम्स को
डीएनए मैचिंग के थ्रू आइडेंटिफाई कर लिया गया है और 47 बॉडीज को फैमिलीज को हैंडओवर भी कर दिया गया है। गुजरात के फॉर्मर सीएम विजय रूपानी के मॉर्टल रिमेन्स को भी उनके फैमिली मेंबर्स को हैंडओवर कर दिया गया है।